हाँ, तो प्यारे बच्चों सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। अपने कल जहाँ तक पढ़ लिए थे कल की क्लास में अक्षांशों के बारे में, तो वो हमने मेरे ख्याल से कर्क रेखा पर 21 जून की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। देना बेटा नोटबुक कहाँ तक पढ़ा दिया था? 21 जून को सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 23.5 डिग्री उत्तर में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तिरछी किरणें 90 डिग्री तक होती है। तो ये 43 डिग्री तक समझ में आया क्या आपको कि दक्षिण में 43 डिग्री तक कैसे रहेगी? हाँ, कैसे रहेगी बताओ फिर। कि दक्षिण में बात करें अगर अपने उत्तरी गोलार्ध में कि सूर्य जो ये पृथ्वी है बेटा, ठीक है, इस पृथ्वी पर अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो रेखा है इसको अपने मान लेते हैं एक बार, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है बेटा। अब इसमें आप लोग देखना कि जब सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, कितनी कौन कौन सी तारीखों को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी होती है, लंबवत होती है? तो कौन सा दिन होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसमें अगर देखें कि अपने सूर्य की जो सीधी किरण है वो कौन सी रेखा पर है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरण रहती है। अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो यहां जब सूर्य 21 मार्च या 23 सितंबर को होता है तो सूर्य की जो अधिकतम तिरछी रेखाएं होती है, सूर्य की अधिकतम तिरछी रेखाएं जो होती है वो कहां तक होती है? 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, आराम से देखना, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यहीं तक होती है बेटा सूर्य की सीधी किरणें, तिरछी किरणें, सॉरी, सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें। एक बार फिर से देख लेना बेटा कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इस समय सूर्य की अधिकतम तिरछी जो किरणें रहती है वो कहां तक रहती है? 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक रहती है। ये स्थिति हम लोगों ने पढ़ी है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये दो स्थितियां बनती है वर्ष में, इसको अपने विषुव कहते हैं बेटा इस स्थिति को, कि विषुव की स्थिति वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। अब अगर हम देखें कि सूर्य जो है अगर वो आ जाए कौन सी रेखा पर आ जाए बेटा? कर्क रेखा पर आ जाए। सूर्य यदि 21 जून को सूर्य जो आता है वो कहां आता है बेटा? इसमें कर्क रेखा पर आ जाता है 21 जून को। तो देखना कि जब ये 21 जून को सूर्य जो है 21 जून को सूर्य, एक मिनट, 21 जून को सूर्य 21 जून को सूर्य जब सीधा कहां चला जाएगा बेटा? कौन सी रेखा पर चला जाएगा? ये कर्क रेखा पर। अब देखोगे सूर्य की यहां पर जो सीधी किरणें रहेगी वो कौन से पर रहेगी? कर्क रेखा पर रहेगी। और ये कौन से दिनांक को रहेगी बेटा? ये 21 जून के दिन रहेगी। तो आराम से इस कंसेप्ट को समझना बेटा कि पहले सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री तक आ रही थी, तो सूर्य यहां से कितना ऊपर खिसका है बेटा? साढ़े साढ़े 23 डिग्री उत्तर की ओर खिसका है सूर्य, उत्तरायण हुआ है। तो यहाँ पहले 66.5 तक आ रही थी, तो इससे 23.5 डिग्री अगर सूर्य लगभग उत्तर की ओर खिसक जाएगा तो ये रेखा कौन सी आ जाएगी बेटा? यहाँ पर ये रेखा आ जाएगी यहाँ पर 43 डिग्री। कितनी होगी बेटा? 43 डिग्री। ये बात हमने लिखी है कि जब 21 जून को सूर्य जब उत्तरायण होता है तो इसकी अधिकतम जो तिरछी किरणें जाती है वो कितने डिग्री तक जाती है बेटा? 90 डिग्री तक जाती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम जो तिरछी किरणें आती है वो कितने डिग्री तक आती है? लगभग 43 डिग्री तक आती है। और यही स्थिति अगर हम लोग देखेंगे बेटा, वही स्थिति कि अगर ये वाला जो स्थिति रहती है, ये वाली जो स्थिति है बेटा, ये वाला भाग, हाँ देखो, अगर ये वाली स्थिति रहती है और ये कब यहाँ पर कब आ जाएगा बेटा सूर्य? यहाँ पर 22 दिसंबर को स्थिति रहने वाली है ये, यहाँ पर सीधी किरणें कितनी तारीख को रहने वाली है? मकर रेखा, 6 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ तक।
तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर कौन से हो जाएगी बेटा, कर्क रेखा की, इसे मकर रेखा की हो जाएगी 23.5 डिग्री। और जब ये सूर्य मकर रेखा पर होता है, यहाँ जो मकर रेखा पर होगा तो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम जो सीधी किरणें वो तो कहाँ तक आएगी, 90 डिग्री तक आएगी, और उत्तरी गोलार्ध में ये कहाँ तक रहेगी बेटा, 43 डिग्री तक। हाँ 43.5 या 43 डिग्री तक रहती है मैक्सिमम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंसेप्ट कल हमने लिख लिया था। इसके बाद में अगर हम लोग देखें कि सूर्य की जो स्थिति पढ़ रहे हैं, तो सूर्य की जो दूरी कितनी है, ये आप लोगों को पूछा जाए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो बताओ बेटा कितनी है दूरी सूर्य की पृथ्वी से। अगर दूरी अगर हम लोग देखें, यहां पर इसमें हम देखें कि ये वाले जो दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है बेटा, चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अब यहां देख रहे हो आप लोग कि भी सूर्य जो है और पृथ्वी के बीच में कैसी दूरी है बेटा, न्यूनतम दूरी है। और ये देख रहे हो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, अधिकतम दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अपसौर के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, अपसौर के नाम से जाना जाता है, या इसे हम एपीहीलियन भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एपीहीलियन, एपीहीलियन के नाम से भी जाना जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उपसौर कहा जाता है। और या इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पेरिहेलियन कहते हैं, पेरिहीलियन, पेरिहीलियन कहा जाता है। और पेरिहीलियन का मतलब ही होता है बेटा कि सूर्य के समीप। पेरिहीलियन का मतलब क्या होता है, सूर्य के समीप। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है बेटा, ये स्थिति कब देखने को मिलती है बेटा अपने को, ये स्थिति 3 जनवरी को देखने को मिलती है। ये स्थिति कब देखने को मिलती है, 3 जनवरी को देखने को मिलती है। और ये वाली स्थिति जो होती है वो कब देखने को मिलती है बेटा, 4 जुलाई को देखने को मिलती है, 4 जुलाई को देखने को मिलती है। तो ये दोनों प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं। तो आपसे पूछा जाए कि समताप रेखाओं का निर्माण कब होता है, तो समताप रेखाओं का जो निर्माण होता है वो जनवरी और कब होता है बेटा, जलवायु के अंतर्गत होता है। एक आपने नाम सुना होगा बेटा, अपभू या उपभू नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना बेटा। तो उसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जैसे कि मान लें ये सूर्य है बेटा, ये सूर्य है, और सूर्य के बाद में अगर अपने दीर्घवृत्ताकार में सॉरी ये है हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में जो आकार में चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, चंद्रमा कहते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, चंद्रमा या मून कहा जाता है। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जब न्यूनतम दूरी होती है बेटा, जब न्यूनतम दूरी होती है, ध्यान से देखना कि ये यहां तक, इसे हम मानेंगे कैसी दूरी है बेटा, ये न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। और ये जो न्यूनतम दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, उपभू के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, उपभू कहते हैं। और इसके अलावा हम बात करें, इसको इंग्लिश में बोल देंगे बेटा, पेरोजी बोला जाता है बेटा। इसको क्या बोला जाता है, पेरोजी बोला जाता है, उपभू। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, उपभू, या इसको क्या बोला जाता है बेटा, पेरोजी कहा जाता है। और इसके बाद में करें अपभू की बात, तो अपभू का मतलब क्या होता है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होती है, इसमें चंद्रमा की, चंद्रमा से पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी, सर्वाधिक दूरी जो होती है इसे क्या कहा जाता है बेटा, अपभू कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, और इसे एपोजी बोला जाता है, एपोजी बोला जाता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। और आपको इसमें एक ये भी ध्यान रखना है कि जब सूर्य से कम दूरी होती है तो उस पॉइंट 3.56 लाख किलोमीटर दूर होता है, 3.56 लाख किलोमीटर की दूरी होती है किस किस के मध्य बेटा, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य। और इसके बाद जब दूरी ज्यादा होती है तो 4.70 लाख किलोमीटर होती है बेटा, इसमें 4.70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। ये आपको याद रखना था।
इसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी है, अपसौर और उपसौर, एपीहीलियन और पेरीहीलियन किसे कहते हैं, और ये स्थितियां जो है वो अपने को कब देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि सूर्य से हमारी जो अधिकतम दूरी है वो है कितनी, तो उसको अगर अपने अधिकतम दूरी को लिखोगे तो 9.4 करोड़ मील हो जाएगा बेटा। ये 9.4, या इसको अपने 9 पॉइंट क्या बोल सकते हैं, 45 भी बोल सकते हैं, 4-5 भी बोल सकते हैं, और इसके आगे आ जाएगा करोड़ मील में। ये किस में आ जाएगा बेटा, करोड़ मील में आ जाएगा बेटा। 9.45 करोड़ मील जो है वो दूर स्थित है किससे, पृथ्वी से सूर्य, जो कि क्या होती है अधिकतम दूरी, और अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है बेटा। और अगर इसके हम लोग किलोमीटर में करें तो ये 15.20 करोड़ 15.20 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी बेटा, करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। तो ये भी आपको दोनों बातें यहां पर याद रखनी है कि सूर्य से जब अधिकतम दूरी होती है वो कितनी होती है बेटा, 9.45 करोड़ मील होती है। और अगर पूछा जाए कि सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी है वो किलोमीटर में कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 15.20 करोड़, या 15 करोड़ 20 लाख बोल सकते बेटा इसे, ठीक है ना, ये इतनी हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे बेटा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की, सूर्य से पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी रहती है वो कितनी रहती है, 9.15 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 9.15 करोड़ मील हो जाएगी बेटा ये। और अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी बेटा, 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी जो सूर्य की दूरी होती है। अब इसके बाद में एक प्रश्न और रहता है कि ये हम लोगों ने बात कर ली न्यूनतम दूरी, मील में और किलोमीटर में दोनों में बात कर ली है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है, दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी होती है बेटा इसमें 9.30 करोड़, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 30, 9.30 करोड़, ये तो हो जाएगा बेटा मील। और इसके बाद में अगर किलोमीटर में इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 14 करोड़ 92 लाख, तो 14.92 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा बेटा। समझ गए मेरी बात को। तो इसमें हम लोगों ने तीन चीजें देखी है, एक स्थिति है अपसौर की और दूसरी स्थिति कौन सी है बेटा, उपसौर की, समझ में। तो अब हम लिखेंगे, इसमें लिखना बेटा, इसमें लिखना, हेडिंग लगाओ अपसौर, हेडिंग लगा लीजिए अपसौर। और अपसौर में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं इसका इंग्लिश में नाम, तो एपीहीलियन लिख देना बेटा, एपीहीलियन, इसका जो नाम लिखोगे वो लिखोगे एपीहीलियन, एपीहीलियन लिख दिया। इसमें लिखोगे सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को एपीहीलियन, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को एपीहीलियन या अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, अपसौर कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 9.45, अधिकतम दूरी 9.45 करोड़ मील, 9.45 करोड़ मील, या 15.20 करोड़ किलोमीटर, 15.20 करोड़ किलोमीटर है, किलोमीटर है, किलोमीटर है, लिख दिया क्या बेटा। इसके पश्चात लिखना अपसौर की स्थिति, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को देखने को मिलती है, 4 जुलाई को देखने को मिलती है, 4 जुलाई को देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में लिखना बेटा
उपसौर लिखो बेटा, इसके बाद में आपको लिखना है उपसौर, इसके बाद में लिख लो उपसौर, लगा ली हेडिंग। और या इसमें लिख देना बेटा पेरिहीलियन, उपसौर या पेरिहीलियन लिख देना बेटा, लिख दिया पेरिहीलियन। इसमें लिखो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी को, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को पेरिहीलियन, पेरिहीलियन या सूर्य समीपक, सूर्य समीपक, सूर्य समीपक, समीपक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सूर्य के नजदीक, ऑब्लिक, एक और ऑब्लिक लगा देगा तो उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। नई लाइन से लिखो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 9.15 करोड़ मील, 9.15 9.15 करोड़ मील या 14.70, 14.70 कर दो अगर, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, किलोमीटर होती है, लिख लिया बेटा। इसके बाद में लिखो औसत दूरी, इसके बाद में लिखना है औसत दूरी, लिखो औसत दूरी, ये औसत दूरी है, औसत दूरी। तो लिख दो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसत दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य, आराम से पूरी लाइन से लिखा करो बेटा, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसत दूरी 9.30 करोड़ मील, 9.30 करोड़ मील, करोड़ मील तथा 14.92 करोड़ किलोमीटर, 14.92 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है बेटा। अब चलो हम लोगों ने देख लिया कि ये पूर्णतः वर्ताकार या वर्तुलाकार, वर्ताकार जो आकार में चक्कर नहीं लगाती है पृथ्वी, इसमें ये दीर्घ वर्ताकार या अंडाकार जो रूप में क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। समझ में आई बात? तो अब मेरी बात सुनना बेटा, जब सूर्य के निकट होगी पृथ्वी, मतलब उपसौर की स्थिति होती है, इधर देखो बेटा, कि जब सूर्य के निकट होगी पृथ्वी, ठीक है बेटा, तो ये जो है इसकी गति, इसकी जो गति रहेगी आगे जाने की वो तेज रहेगी, क्योंकि सूर्य के निकट है, और यहां सूर्य के ये क्या रहेगी, दूर रहेगी। तो जब ये निकट से जल्दी से आगे से निकलती है, समझ गए मेरी बात को, यहां गति तेज रहेगी, तो जल्दी निकलती है तो दिन की अवधि क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेटा। और जब ये दूर घूमती है ना बेटा, तो इसको समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है, तो यहां दिन की अवधि क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि जब सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर चमकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे गर्म दिन होता है, सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है। तो दिन छोटे व बड़े के कैसे हो जाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि भाई, एक तो आप बताओ कि जो पृथ्वी इसके सूर्य के चारों ओर जो गति कर रही है, ठीक है बेटा, या ये कितने किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूम रही है बेटा। एक पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक तो है इसकी कौन सी गति बेटा, घूर्णन गति, और एक इसकी कौन सी है, परिक्रमण गति। समझ में आई बात? वापस से देखते हैं नए पे से, देखना इसमें
देखो इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें अच्छे से देखना बेटा, ठीक है, कि ये जो पृथ्वी है, ये सूर्य के क्या, पृथ्वी जो है ये सूर्य के क्या लगाती है, दीर्घवृत्ताकार में क्या लगाएगी, चक्कर लगाएगी। लेकिन इस फोटो में आप देख रहे हो कि सूर्य जो होगा वो इस वाले साइड में होगा। अभी आपको क्या अनुमानित लग रहा है कि सूर्य कहां पर होगा? तो देखो मैं आपको एक बार इसको कर देते हैं, ठीक है। सूर्य जो होगा वो यहां होगा बेटा, इस वाले क्षेत्र में सूर्य होगा, क्योंकि देखो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां दिन होगा, ठीक है बेटा, और इसके अपोजिट वाला जो भाग दिख रहा है अंधेरे वाला, ये क्या होता है, रात होती है। समझ गए? अब ये पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या हुई है, झुकी हुई है, ये भी आप लोगों को पता है। तो देखो आपको अगर मैं बात करूं कि ये जो इसका पूर्णतः इस अंधेरे और उजाले को बांटने वाली जो रेखा होती है, इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये ग्रीनविच रेखा तो हो नहीं सकती है, ये वास्तव में तो पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यही तय करती है। वास्तव तरीके से देखें तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यही तय करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, और जो इसके अपोजिट होता है वहां रात होती है, तो इस पृथ्वी के आधे भाग में उजाला होता है, आधा भाग अंधेरे में होता है, तो इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसको कहा जाता है प्रदीपन प्रकाश व्रत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रदीपन प्रकाश वृत्त कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा? अपने प्रदीपन प्रकाश वर्त के नाम से जाना जाता है। तो एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रवर्तन, ये जो प्रदीपन प्रकाश वर्त होता है ना बेटा, इसको सर्कलिंग ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जाना जाता है, जो उजाले व अंधेरे को क्या करती है, दोनों को अलग अलग कर देती है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे देखना, ये बस सारी चीजें जब लिखेंगे हम लोग तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी हमारे। इसमें हम लोग देखते हैं पृथ्वी की गति को देखते थे, ये वाला देखो, इसमें देखो कि हम लोग देख रहे थे कि पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की जो दूरी होती है, ये देखो यहाँ सूर्य के निकट है पृथ्वी बेटा, सूर्य के निकट है, उपसौर की स्थिति बन रही है, और ये देखो आगे 3 जनवरी को बन रही है, ठीक है। तो अब यहां से जो सर्कलिंग होगी तो वो इसके पास से क्या निकलेगी, क्योंकि क्षेत्र क्या है, छोटा है बेटा, छोटा, तो इससे आगे क्या निकलेगी बेटा, तेजी से निकलेगी बेटा, यहाँ पर तेजी से निकलेगी। अगर मैं आपको यहां कहूं कि ये जो स्थिति है वो कब बनेगी बेटा, 3 जनवरी को बनेगी, और यहां पर ये वाली स्थिति कब बनेगी, 4 जुलाई को बनेगी बेटा। इसमें अपने कर देते हैं, ये वाली जो है स्थिति कब बनेगी, 4 जुलाई को बनेगी। ओके, लिखना इस बात को, परिक्रमण, परिक्रमण हेडिंग लगा दीजिए और लिखिए पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी की परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में है, पश्चिम से पूर्व दिशा में है, स्थिति जो है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में है। लिख दिया, लिखना सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी कक्षा में वार्षिक यात्रा करना परिक्रमण कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। मतलब ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है, इसे अपने क्या कहा जाता है बेटा, परिक्रमण कहा जाता है, और एक वर्ष में पूरा करती है, इसीलिए इसको कौन सी गति भी कह देते हैं बेटा, अपने वार्षिक गति भी कहा जाता है। लिख लिया? इसके पश्चात हाँ, पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति जो होती है वो परिक्रमण गति होती है। तो सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी कक्षा में वार्षिक गति करना, अपनी कक्षा में वार्षिक गति करना परिक्रमण कहलाती है। ठीक है, लिखो पृथ्वी की कक्षा लगभग
965 मिलियन किलोमीटर, 965 मिलियन किलोमीटर, दिखाई नहीं दे रहा क्या? 965 मिलियन किलोमीटर है। ये जो पृथ्वी की कक्षा है इसकी जो लंबाई है वो 965 मिलियन किलोमीटर है, लंबी है, जो लगभग 365 सही 1/4, 365 सही 1/4, 365 सही 1/4 दिन या दिनों में 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से संपन्न होती है। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर, पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर अंडाकार है, वृत्ताकार न होकर अंडाकार है, जिससे सूर्य और पृथ्वी की दूरी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी परिक्रमण के दौरान बदलती रहती है, परिक्रमण के दौरान बदलती रहती है। जब पृथ्वी सूर्य से, ऐसे लिखना, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी ब्रैकेट में कर देना बेटा 15.20 करोड़ किलोमीटर, लिख लिया बेटा, पर होती है, सर्वाधिक दूरी पर होती है, इसे अपसौर या एपिहीलियन कहते हैं। और जब निकटतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, उपसौर, पेरिहीलियन, उपसौर या पेरिहीलियन कहा जाता है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी की यात्रा तुलनात्मक रूप से जल्दी संपन्न होती है। इसके विपरीत अपसौर की स्थिति में परिक्रमण में अधिक समय लगता है। इससे सूर्य दिवस की अवधि
अधिक समय लगता है। इससे सूर्य दिवस की अवधि घटती बढ़ती रहती है। सूर्य दिवस मतलब दिन की, सूर्य दिवस की अवधि घटती बढ़ती रहती है। लिखोगे, पृथ्वी के परिक्रमण के फलस्वरूप, पृथ्वी के परिक्रमण के फलस्वरूप, पृथ्वी के परिक्रमण के फलस्वरूप विभिन्न ऋतुओं का बनना संभव है। 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 तो देखो, इसमें यदि हम लोग देखें कि पृथ्वी की जो हम लोग दूरी देख रहे हैं, इस चित्र में आप लोग देखोगे, ये सूर्य है, ये सूर्य है बेटा, और सूर्य के चारों ओर ये जो पृथ्वी है, ये दीर्घवृत्ताकार में क्या लगा रही है बेटा, चक्कर लगा रही है ना। तो ये अधिकतम दूरी हो जाएगी बेटा, और ये वाली कौन सी हो जाएगी बेटा, न्यूनतम दूरी हो जाएगी। इसमें अगर हम लोग मानेंगे, देखो बेटा, सूर्य की सीधी किरणें, तो यहाँ पर पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर इधर पश्चिम की ओर इसमें झुकी हुई है। तो अगर हम लोग देखें कि यहां से कौन सी रेखा जाएगी बेटा, इसके बिल्कुल मध्य से कौन सी रेखा जाएगी, यहाँ पर भूमध्य रेखा, बिल्कुल मध्य में भूमध्य रेखा मान लेते हैं। और यहाँ पर कौन सी रेखा होगी, करक रेखा, और यहाँ पर कौन सी होगी बेटा, मकर रेखा होगी। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो रेखा रहेगी वो कौन सी रेखा रहेगी, करक रेखा, इसके बाद में भूमध्य रेखा, और उसके बाद में मकर रेखा। इधर भी देखेंगे तो ऊपर करक, भूमध्य और मकर रेखा, इधर ऊपर करक रेखा, भूमध्य रेखा, और यहाँ पर आ जाएगी मकर रेखा। तो ये दीर्घवृत्ताकार में इसमें क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। अब मैं आपको एक विशेष स्थिति के तहत बता दूं बेटा कि भाई सूर्य की सीधी किरणें, एक बार हम लोग आधार मान लेते हैं, या इसका जो नया चित्र हम लोग अगर बनाए तो आराम से देखना, ये सूर्य है, ये दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी चक्कर लगा रही है इसके चारों। मैं उस प्रकार से डायग्राम बना देता हूं बेटा जिससे स्थिति जो है वो अपने समझी जा सके। ये पृथ्वी है बेटा, ओके। इस पृथ्वी में ये हम झुकाव इस तरीके से मानेंगे, तो देखो पृथ्वी, सूर्य की जो सीधी किरण आएगी वो कौन सी रेखा पर आ रही है, करक रेखा पर। ये इजी समझ में आ जाएगा बेटा, करक रेखा पर आ रही है। इसके बाद में अगर देखें हम लोग कि पृथ्वी जो है वो जब यहां होगी, यहां होगी, तो इसमें कौन सी रेखा पर आएगी बेटा, ये इस प्रकार से अगर बनाए तो ये यहां पर आ जाएगी, कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। इसी प्रकार से अपने यहां पर बना देंगे, करक रेखा है, भूमध्य रेखा है और मकर रेखा है, तो ये यहाँ पर भूमध्य रेखा पर आ रही है। इसके बाद में हम बनाएंगे तो पृथ्वी को यहाँ ऐसे बना देंगे, ये जो सीधी किरण आएगी वो कौन सी रेखा पर आएगी, मकर रेखा। तो वो करक रेखा पर है, यहाँ सीधी कौन सी रेखा पर आएगी बेटा, मकर रेखा पर। यहाँ भी कौन सी रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर है, और यहाँ पर सूर्य की जो सीधी किरण है वो कौन सी रेखा पर है बेटा, भूमध्य रेखा पर है। तो ऋतुओं का बनना तो क्या है बेटा, संभव है। ऋतुओं का बनना क्या है, संभव है। तो इसमें आप आराम से देखना बच्चों कि जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर होती है तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विषुव कहते हैं। इसे अपने क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। ठीक है बेटा, विषुव कहते हैं। तो अब ये जो विषुव की स्थिति अगर मान ले अपने कितने जून को है बेटा, 21 जून को है, सॉरी 21 मार्च को है, 21 मार्च को बनती है एक स्थिति, और दूसरी जो स्थिति रहती है वो बनती है कब, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को होती है। और इस दिन पूरे विश्व में दिन व रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। अब 21 मार्च को इसको अपने क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा बसंत विषुव, क्योंकि ये कौन सी ऋतु होती है बेटा, बसंत ऋतु इस समय यहां पर होती है, इस समय यहां पर बसंत ऋतु होती है।
इसलिए यहाँ पर बसंत ऋतु होती है। और 23 सितंबर की बात करें, ये यहाँ पर कौन सी ऋतु होती है बेटा? शरद ऋतु होती है। ये यहाँ पर शरद ऋतु होती है, ठीक है बेटा। तो ये बसंत ऋतु और शरद ऋतु हो गई। और इसके बाद में बात करें कि जब 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है बेटा, तो इसको अपने कौन सी ऋतु कहा जाता है बेटा? ग्रीष्म ऋतु। ये होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो कौन सी ऋतु होगी बेटा? ग्रीष्म ऋतु होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय कौन सी ऋतु होती है बेटा? शीत ऋतु। शीत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है, और उत्तरी गोलार्ध में, और इसको अपने क्या कहा जाता है बेटा? कर्क संक्रांति कहते हैं, है ना। इसको अपने क्या बोलेंगे? कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब संक्रांति क्या होती है बेटा? संक्रांति के दौरान ऐसा माना जाता है कि बेटा कि संक्रांति के अंदर सूर्य है, नक्षत्र है ना, इसके बाद में तारे जो है, इनकी स्थिति क्या होती है? बदलती है बेटा। संक्रांति किसे कहते हैं? अगर एक शब्द है संक्रांति, जैसे कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति हम लोग कहते हैं, तो इस दिन क्या होता है कि भी जो जितने भी तारे होते हैं, है ना बेटा, तो ये अपने क्या करते हैं? नक्षत्र है, सूर्य है, तारे हैं, अपने ये क्या करते हैं? स्थिति बदलते हैं। स्थिति बदलते हैं तो कोई अच्छे दिन या अच्छी जो है लाभ प्राप्त करने की इस प्रकार की उम्मीद होती है। तो इस दिन जब बदलते हैं तो सभी के, कईयों के जो बुरे दिन चल रहे होते हैं वो अच्छे नक्षत्रों में बदल जाते हैं। तो इस कारण जो है लोग इसको क्या मानते हैं? इस स्थिति को शुभ भी मानते हैं। और शुभ मानते हैं तो इसमें कई देशों में कई त्योहार भी बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। कर्क संक्रांति का जो प्रभाव रहता है वो विश्व के लगभग 17 देशों में रहता है बेटा। कर्क संक्रांति का जो प्रभाव रहता है, या इसमें 21 जून में जब हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, और सबसे गर्म दिन भी होता है उत्तरी गोलार्ध का। और इस दिन सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कितने घंटों का होता है? 14 घंटों का दिन होता है बेटा, और 10 घंटों की क्या होती है? रात होती है। अब आपको दोनों कंसेप्ट यहां पर क्लियर है कि रात छोटी किस कारण होती है और दिन बड़ा किस कारण होता है। जब सूर्य के आगे से निकलने में पृथ्वी को समय क्या लगता है? अधिक लगता है, तो दिन का अवधि जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है बेटा। और उपसौर में हम लोग देखते हैं कि सूर्य थोड़ी की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है, तो वहां दिन की अवधि क्या होती है? कम होती है, तो वो रात की अवधि ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और 23 सितंबर और 21 मार्च को हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो होता है वो कौन सी रेखा पर होता है बेटा? बिल्कुल मध्य में चमक रहा होता है। तो दोनों साइड में सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक रहती है। और इस दिन पूरे विश्व में दिन व रात की अवधि क्या रहती है बेटा? बराबर रहती है। इस दिन पूरे विश्व में दिन व रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। इस बारे में बात करें कि मकर रेखा पर सूर्य जो होता है वो कब होता है बेटा? 22 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर का जो दिन होगा वो दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा? सबसे बड़ा होगा बेटा। सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे गर्म दिन भी होगा। बड़ा दिन होगा तो कितने घंटों का होगा? 14 घंटे का दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध का, और 10 घंटों की क्या रहेगी? रात रहेगी बेटा। ओके, अब इसके बाद में देखें कि इसके कारण और कौन कौन सी स्थिति बनती है। तो लिखना बेटा पहले इतना स्थिति बनती है। 21 जून तो लिख लिया था बेटा हम लोगों ने। इसमें लिखे 22 दिसंबर हेडिंग लगा दे। 22 दिसंबर हेडिंग लगा। हाँ तो भाई उसमें तो लिख दिया ना हम लोगों ने, इतनी इतनी इसकी दूरी है ना, और इस गति से चक्कर लगाती है। हाँ 21 जून तो पहले लिख लिया हम लोगों ने, 22 दिसंबर लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर लिखो, सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है। 22 दिसंबर लिख के लिखना है। सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है, अतः यहां से मकर रेखा का निर्धारण होता है। मकर रेखा का निर्धारण होता है। देखो बेटा, एक तो होती है भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा, और दूसरी है कौन सी रेखा बेटा? मकर रेखा। तो अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण कैसे किया गया बेटा? कर्क रेखा का और मकर रेखा का निर्धारण किया गया है बेटा कि जब सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें कौन सी रेखा तक हो सकती है बेटा?
कर्क रेखा तक हो सकती है। तो जहां उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की अधिकतम सीधी रेखा जहां तक हो सकती है उसे हमने कौन सी रेखा का निर्धारण माना बेटा? कर्क रेखा का निर्धारण माना। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें कहां तक हो सकती है बेटा? मकर रेखा तक हो सकती है। तो इस दिन को हमने किस रेखा के रूप में माना? मकर रेखा के रूप में माना। अब जब सूर्य दोनों के यहाँ पर क्या होता है? मध्य होता है, बिल्कुल मध्य में चमक रहा होता है, तब सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें कहां तक होती है बेटा? कहां तक होती है अधिकतम तिरछी किरणें? 66.5 डिग्री तक होती है। इसलिए अपने उसको आर्कटिक व्रत और इसको अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब आगे इसमें लिखना, सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है, अतः यहां से मकर रेखा का निर्धारण होता है। इसके बाद में लिखें, दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सीधी किरणें, दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सीधी किरणें, किंतु उत्तरी गोलार्ध में, किंतु उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तिरछी किरणें, उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तिरछी किरणें या तिरछी किरणों के कारण, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणों के कारण शीत ऋतु रहती है, शीत ऋतु रहती है। इसलिए इसे, इसलिए इसे शीत आयनात कहते हैं, इसलिए इसे शीत आयनात कहते हैं, शीत आयनात। और उसको कहते हैं बेटा ग्रीष्म आयनात, इसको कहते हैं ग्रीष्म आयनात। समझ गए ना बेटा बात को? देखो कि सूर्य की अधिकतम, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य यहां था 22 दिसंबर को, तो दक्षिणी गोलार्ध में तो सूर्य की क्या रहेगी? अधिकतम सीधी किरणें रहेगी। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की क्या रहेगी बेटा? अधिकतम तिरछी किरणें रहती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें रहती है। ठीक है बेटा, ओके, इसलिए शीत आयनात कहते हैं। देखो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ब्रैकेट में कर देना बेटा 14 घंटे, होता है, तथा सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात ब्रैकेट में लिख दो 10 घंटे की होती है, 10 घंटों की होती है। एवं यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन होता है, सबसे गर्म दिन होता है। ठीक है बेटा, तो अब एक बात अपने और देखते हैं कि यहां पर मैंने लिखा कि 22 दिसंबर का दिन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून का जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध का क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। ये पढ़ा हम लोगों ने, पर ये क्या फिक्स है क्या 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है? देखो लगभग मोस्टली तो क्या रहता है, ये फिक्स ही रहता है। लेकिन हम लोग बात करें ना बेटा 1975 की, 1975 में 22 जून का जो दिन था ना बेटा, वो क्या था? सबसे बड़ा दिन था। 22 जून का जो दिन हुआ था 1975 का, वो सबसे बड़ा दिन हुआ था। मतलब ये जो है ना अवधि 21 या 22 दो मानी जाती है बेटा, या तो 21 दिन, 21 तारीख का सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून का, या कौन सा होता है? 22 का होता है। इसी प्रकार से दोनों में एक एक जो है वो दिन जो है वो बढ़ा दिया जाता है। ये भी यहाँ पर 21 22 या 22 23 को 21 22 को अपने यहाँ मान लेते हैं। एक एक दिन आगे पीछे होता रहता है। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देखो कि इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, और ये अपने मानते हैं कि भी जब सूर्य इधर यहाँ होता है उत्तरायण होने की संभावना रहती है। सूर्य 6 महीने कहाँ होता है बेटा? दक्षिणायन होता है, मतलब पूरे का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। लेकिन 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को है ना बेटा, पृथ्वी रोटेट करती हुई इधर सूर्य की ओर झुकती है ना बेटा, ऐसे झुकी हुई तो है, झुकती है। तो 23 दिसंबर के दिन जो है ना बेटा, उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाता है? सूर्य दिखाई दे जाता है।
ठीक है, क्योंकि फिर सूर्य 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे उत्तरायण ही तो आएगा, उत्तरायण आएगा तो उत्तरायण आते आते ऐसे हो जाता है। अब इसके बाद में लिखो आगे, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात लिख ली क्या बेटा? लिखो नई लाइन से, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 21 जून को, नई लाइन से लिखना, एरो लगा दो बेटा, एरो लगा दो, हाँ लिखो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 21 जून को वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 21 जून को वह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 22 दिसंबर को ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की परछाई शून्य रहती है, या परछाई शून्य रहती है, सीधे लिख दो, ठीक 12 बजे परछाई शून्य रहती है, परछाई शून्य रहती है, परछाई जो है वो शून्य रहती है, ठीक है। और बाकी जो है बेटा कल की क्लास में लिख लेंगे, ओके, बाकी जो है वो कल की क्लास में। कोई डाउट आज का इसमें? इस वाले में कोई डाउट? ये तो रेखाओं के नाम याद करने और उनकी स्थिति याद करनी है अपने को। संक्रांति क्या होती है वो आपने देख लिया, इस दिन सूर्य है, नक्षत्र है, तारे वो अपनी स्थिति को बदलते हैं, इसलिए शुभ माना जाता है। तो इसके बाद में ये हमने इसकी परिक्रमण गति पढ़ ली है सूर्य के चारों। इसके बाद में ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसकी जो ये दीर्घवृत्ताकार में या अंडाकार में जो ये गति करती है, तो ये जो परिधि है वो कितनी है, या परिक्रमण दूरी कितनी है, तो कितनी है बेटा? 965 मिलियन किलोमीटर की ये दूरी है, और इसको ये 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करती है? तय करती है। तो टोटल ये कितनों में तय कर देती है बेटा? 365 सही 1/4 दिन बोल सकते हो, या 365 दिन और कितने घंटे बोल सकते हैं बेटा? इसे 6 घंटे में पूरी करती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वार्षिक गति कहते हैं। और इसी से किसका निर्धारण होता है बेटा? ऋतुओं का निर्धारण होता है। हाँ ये 3 जनवरी को होता है बेटा। तो तापमान अधिक होना चाहिए, है ना, लेकिन वो झुकाव के कारण होता है बेटा। सूर्य की इस समय स्थिति जो होती है वो कहाँ होगी? दक्षिणी गोलार्ध में होगी बेटा, दक्षिणी गोलार्ध में होगी। जनवरी के आसपास जो स्थिति है वो दक्षिणी गोलार्ध में रहती है, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी हो जाएगी बेटा? शीत ऋतु रहती है हमारे, नहीं समझे क्या भी? अगर देखो कि जुलाई में आप लोग देख लो कि 21 जून को सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब हमारे उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, तो 4 जुलाई को आप देखो ना उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु ही होती है, समझ गए? अब आप ऐसा लॉजिक लगा रहे हो कि भी हाँ दूरी के हिसाब से तापमान ज्यादा होना, हाँ, तो फिर झुकाव भी फर्क पड़ेगा ना बेटा, इसमें झुकाव भी तो फर्क पड़ेगा इसमें। इस समय दक्षिणी गोलार्ध इसके सामने होगा, समझ गए? इस समय इसके सामने दक्षिणी गोलार्ध होगा, तो तापमान ज्यादा कहाँ रहेगा इसका? दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। हम उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से देख रहे हैं बेटा, हम तो यहाँ बैठे, हाँ, तो वह दूरी पास में, तो आगे भी कौन है? हाँ वो तो गति है, इसकी गति तो तेज खैर होती है, क्योंकि ये निकट होता है तो इसकी गति तीव्र होती है, इसीलिए तो अपने कहते हैं ना दिन छोटे बड़े हो जाते हैं, इसकी गति के आधार पर ही होते हैं। और इसके बाद में ये वाला आपने प्रदीपन प्रकाश वर्त ऊपरी ऊपर नोटबुक के ये लिख के लेके चले जाओ, प्रदीपन प्रकाश वर्त। तो पूछा जाए कि प्रदीपन प्रकाश वर्त क्या होता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि उजाले व अंधेरे को अलग करने वाली रेखा। लिख दिया क्या? प्रदीपन प्रकाश वर्त, ये समझ में आ जाएगा, अंधेरा और उजाले को अलग करने वाली रेखा। इसके बाद में हम लोगों ने और कुछ क्या पढ़ा था? हाँ अब सॉरी, ये आपको किलोमीटर जो दूरी है ना बेटा ये याद करनी है, ये सौर मंडल में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। ये तो मैंने सारी लिखवा दी आपको, स्थितियां कर बनती है। कल मैं आपको ना सिगजी, आप सिगजी के बारे में जानते हो बेटा? सिगजी, सिजगी सॉरी, सिजगी की स्थिति किसे कहते हैं?
सिजगी कब होता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब क्या होते हैं, एक सरल रेखा पर होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, सिगजी कहा जाता है। एक क्या होता है बेटा, युति होता है। युति कब होता है, युति की स्थिति कब बनती है बताओ, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, हाँ पृथ्वी, मून, चंद्रमा और यहाँ पर सन, सूर्य ऐसे होता है, ठीक है ना बेटा। भी जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो इस समय कौन सा ग्रहण लगता है बेटा, युति की जब स्थिति होती है, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाए, तो इस समय कौन सा ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। अमावस्या के दिन होता है ये, सॉरी अमावस्या, अमावस्या के दिन होता है ऐसा सूर्य ग्रहण। और अगर बेटा ऐसे हो जाए कि व्युति की जब स्थिति बनती है, व्युति, तो व्युति की स्थिति में कैसा रहता है, सूर्य, पृथ्वी, है ना, और फिर क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है बेटा। इसे चंद्रमा का आधा हिस्सा प्रकाश रहित रह जाता है, तो इसको अपने क्या बोला जाता है, व्युति बोला जाता है बेटा, ठीक है। और ये जो व्युति की स्थिति बनती है, ये कब बनती है बेटा, लगभग पूर्णिमा को बनती है, ये भी आपको याद रखनी है, पूर्णिमा को बनती है। और इस दिन क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और इस बार जो 2023 का जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है बेटा, ये कब लगने वाला है, 28 अक्टूबर को लगने वाला है, ठीक है बेटा। ये 28 अक्टूबर को रात 11:31 पर शुरू होगा बेटा, और 29 अक्टूबर को ये लगभग मान के चलिए 3:56 तक चलने वाला है, ठीक है। 4 घंटे 25 मिनट की अवधि रहने वाली है 2023 में जो सूर्य ग्रहण रहेगा। और ये जो स्थिति, सिगजी की जो स्थिति रहती है ना बेटा, ये वर्ष में कितनी बार बनती है, अधिकतम 7 बार बन सकती है। सिजगी की जो स्थिति रहती है, 1 मिनट, ठीक है। और एक की स्थिति अधिकतम कितनी बार हो सकती है, 5 बार हो सकती है। ये भी स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा कि देखो सिजगी कितना रहेगा बेटा, टोटल कितना रह सकता है, ये 7 रहेगा। तो अगर यहां पर हम लिखे व्युति और यहां पर क्या लिख दे, युति, तो अगर बेटा युति 5 होगा तो व्युति कितना होगा, 2, सिगजी कितना रहेगा, टोटल 7 रहेगा। और अगर युति 4 होगा तो व्युति कितना रहेगा, 3, टोटल सिजगी कितना रहने वाला है, 7 रहने वाला है। और अगर ये 3 रहता है बेटा, तो ये कितना रहेगा, 4, ये टोटल। तो मतलब वर्ष में अधिकतम सिगजी की जो स्थिति रहती है वो 7 हो सकती है, और इसमें व्युति और युति की स्थिति अधिकतम कितनी हो सकती है बेटा, 5 हो सकती है। ओके, बाकी की चर्चा कल की क्लास में करते हैं बेटा। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।